ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि, प्रयोगवाद और नई कविता। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास और काव्यांग विवेचन की चौथी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंजलि सिंह। आप हिंदी विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि, प्रयोगवाद और नई कविता। दोस्तों नमस्कार, मैं अंजलि सिंह आज उपस्थित हूँ BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के दूसरे प्रश्न पत्र हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास और काव्यांग विवेचन की चौथी इकाई पर आधारित प्रयोगवाद और नई कविता शीर्षक से चर्चा करने। प्रयोगवाद और नई कविता। यूं तो प्रयोग हर युग में होते आए हैं, लेकिन प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा नए शिल्प चमत्कारों के साथ तार सप्तक के माध्यम से 1943 में काव्य जगत में आई और जो प्रगतिवादी कविताओं के समानांतर चली और अंततः नई कविता में परिवर्तित हो गई। यहाँ प्रयोग शब्द का अर्थ दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग साधन है, एक कवि के सत्य को जानने का और दूसरा कवि के तरीके का। तार सप्तक और प्रतीक कविता में प्रकाशित कवियों के दृष्टिकोण और कथ्य कई प्रकार के हैं। कुछ विचारों से समाजवादी हैं और संस्कार से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन। कुछ ऐसे जो विचारों और क्रियाओं से समाजवादी हैं, जैसे रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। प्रायः ये सभी कवि मध्य वर्ग के हैं, जिन्हें जनवादी कवि भी कहा गया। माना जाता है कि प्रयोगवादी कविता हिरासमोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रयोगवादी जिस नए सत्य की खोज की बात कहते हैं, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। ऐसा सत्य जो यथार्थ को अभिव्यक्ति दे, जिसे हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं या आत्मसात करते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातों या नैतिकता के बड़े बड़े सिद्धांतों का ज्ञान विज्ञान में भले ही बड़ा महत्व हो, लेकिन कला के लिए कलाकार का स्व के निकट होना बहुत आवश्यक है। प्रयोगवादी कवि इसलिए व्यापक जनजीवन के स्थान पर अपने जिए हुए जीवन के ही विभिन्न पहलुओं को चित्रित करते हैं। मध्य वर्ग की आकांक्षाएं, सपने और संवेदनाओं से टकराते कठोर सामाजिक बंधन, आर्थिक वैषम्यता से खंडित और कुंठित कवि स्व की गुफा में स्वयं को कैद कर लेता है। जनजीवन से कटकर अपनी इकाई में ही अवस्थित रहने की नियति प्रायः सभी प्रयोगवादी कवियों में दिखाई देती है। इनका यह पीड़ाबोध इतना गहरा है कि इसे दार्शनिक स्तर पर एक चिरंतर सत्य के रूप में मान्य करते हैं। आगे की कुछ पंक्तियों पर ध्यान दें। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु
जिनको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। मध्यवर्गीय जनजीवन के जीवन में व्याप्त पीड़ा, जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक द्वंद्व को उद्घाटित करने के साथ ही दमित काम वासनाओं का चित्रण भी बहुलता से मिलता है। सामाजिक बंधनों की कठोरता से दमित यौन वासना कुंठा के रूप में विभिन्न प्रतीकों और बिंबों के रूप में आकार पाती रही हैं। अज्ञेय, शमशेर, गिरजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती के नाम इस संदर्भ में विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, संघर्षों, व्यक्तियों या समुदायों या किसी बड़े प्रसंगों के विशाल फलक पर काव्य सृजन नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के अंतर संघर्षों, क्षणों की अनुभूतियों, छोटी छोटी सी संवेदनाओं और विभिन्न मनस्थितियों का प्रभावशाली चित्रण किया है। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भों में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कवियों ने उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण सोचने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। इनका मानना है कि मनुष्य अपनी समस्त दुर्बलताओं, हीनताओं, लघुताओं और महत्ताओं के बीच यथार्थ है। इसलिए यथार्थ मानव की सृष्टि के लिए उसके जटिल परिवेश को अंकित करना कलाकार का धर्म है। छायावादी कवियों ने कल्पना लोक में ही साहचर्य स्थापित कर लिया था, किंतु यथार्थ के आग्रही प्रगतिवादी कवियों ने कल्पना का आवरण हटाकर दमित वासनाओं के रूप को प्रकट किया। फ्रायड का काम सिद्धांत इनका प्रधान जीवन दर्शन बन गया। इन कवियों ने कहीं स्पष्ट तो कहीं प्रतीक और बिंबों के माध्यम से अपनी उलझी हुई संवेदनाओं को चित्रित किया है। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रायः सभी वाद या धाराएं अपने पूर्ववर्ती वादों या धाराओं की तुलना में कुछ नवीनता लिए होती हैं, और साहित्य में यह हमेशा से स्वीकार्य भी रहा है, बशर्ते वह अपना संबंध बदलते हुए सामाजिक जीवन के मूल सत्यों से बनाए रखे। इस प्रकार हमेशा नवीनता की एक परंपरा हर युग, हर कालखंड में गतिमान रही है। यहाँ हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है नई कविता। आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और अपनी रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास से होकर भी विशिष्ट हैं। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को हम कहते हैं जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प के साथ काव्य जगत में आया। नई कविता की प्रवृत्तियों की यदि हम बात करें तो उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है जीवन के प्रति उसकी आस्था। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए है। जीवन को पूर्ण रूप से जीने की लालसा है। जीवन के प्रत्येक क्षण की एक एक अनुभूति की, फिर वह व्यथा के हों या सुख के, दोनों को समान रूप से सत्य मानकर स्वीकार करना ही नई कविता का लक्ष्य रहा है। लघु मानव की जो बात नई कविता में उठाई गई उसका अर्थ है वह सामान्य मानव जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए उपेक्षित था। नई कविता ने जीवन को न तो एकांकी रूप में देखा और न ही केवल महत् रूप में। उसने जीवन को जीवन के रूप में देखा। इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की। मनुष्य का बंटवारा किसी वर्गीय चेतना, सिद्धांत या आदर्श के साथ नहीं, बल्कि अपने सारे दुख, दर्द, राग, विराग के साथ शुद्ध मनुष्य के रूप में आया। इसी कारण काव्य की व्यापकता, कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है।
यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नई कविता को नए बोध मानते हुए भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह परंपरा पूर्णतः विच्छिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें से अधिकांश कवि प्रगतिवाद और प्रयोगवादी भी रहे हैं। नई कविता में दो तत्व प्रमुख रहे, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिपरक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट व्यक्ति की, आशा निराशा की, सभी कविता और जीवन के लिए अमूल्य हैं। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। नई कविता में जब हम अनुभूति की सच्चाई की बात करते हैं तो हमारा आशय ये है कि अनुभूति किसकी, कवि की या समाज की? उत्तर है कवि की। समाज की अनुभूति ही कवि की अनुभूति बनकर कविता में व्यक्त होती है। कवि अपने आत्मसात की गई अनुभूति को व्यक्त करता है। कवि का व्यक्तित्व दर्द की संवेदना का जागरूक भोक्ता है। चेहरे थे असंख्य, आंखें थीं, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, पर दो, केवल दो, मेरे मन में कौंध गई, मैं नहीं जानता किसकी वे आंखें थीं। नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता और चेतना के साथ स्वीकार भी करती है, क्योंकि सत्य कभी भी छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि सत्य केवल सत्य होता है। इस प्रकार जीवन के सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यापार या प्रसंग नई कविताओं में नया अर्थ पा जाते हैं। नई कविता में क्षणों की अनुभूति को लेकर बहुत सी मर्मस्पर्शी और विचार प्रेरक कविताएं लिखी गईं। ये कविताएं आकार में छोटी हैं और प्रभाव में अत्यंत तीव्र। नई कविता पर आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें चित्रित जीवन बोध और सत्य विदेशी दर्शन और कविता से उधार लिया गया है और ये कविताएं पश्चिम जगत के जीवन सत्यों को प्रस्तुत करती हैं। नई कविता में शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन, इन दोनों परिवेशों को लेकर लिखने वाले कवि हुए हैं। आगे ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव क्षेत्र बहुत व्यापक है, किंतु सभी कवियों का बोध ऐसा नहीं है। एक और बाल कृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, विजय देव नारायण शाही, रघुवीर सहाय आदि कवि हैं जिनकी संवेदनाएं और अनुभूतियां मुख्यतः शहरी परिवेश की हैं। दूसरी ओर भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि ऐसे कवि हैं जो मूलतः गांव के संस्कारों और अनुभूतियों से बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी कवि केवल ग्रामीण परिवेश से जुड़े हों, बल्कि इनमें दोनों प्रभाव भी दिखाई देता है। जैसे मदन वात्स्यायन की यांत्रिक परिवेश की कविताएं हैं, तो दूसरी ओर ठाकुर प्रसाद सिंह के संथाली जीवन से जुड़ी मार्मिक कविताएं। आगे एक और मध्यवर्गीय जीवन की कुंठा, निराशा, असंगति भरी सत्यता को उजागर करते हैं, तो दूसरी ओर उन्मुक्त प्रकृति या ग्राम्य जीवन की विषम व्यथा को उकेरते हैं। नई कविता पर यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि पश्चिम की नकल से प्रभावित इस कविता का परिवेश निराशा, कुंठा, लाचारी और मरण धर्मिता का है। पीड़ा, निराशा समग्र जीवन का सत्य नहीं हो सकता। रिक्तता और अभाव के भीतर से जीवन का संकेत कविता का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि नई कविता द्विवेदी युगीन, छायावादी, प्रगतिवादी कविता की तरह बने बनाए मूल्यवादी नुस्खे नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि उसे जीवन की सच्ची व्यथा के भीतर पाना चाहती है। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है और जीवन की नई अनुभूति, चिंतन, गति और नए सर्जन की आकुलता इसमें दिखाई देती है। लोक जीवन के करीब पहुंचने का प्रयत्न नई कविता की खास विशेषता है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की तरह आंदोलन के स्वर में नहीं, बल्कि लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध को उदार मानव भूमि पर अत्यंत संवेदनापूर्ण
ढंग से उकेरने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें अभिव्यक्ति के लिए नए प्रतीक, बिंब, विशेषण, नव उपमान, शिल्प आदि सभी कुछ मिलाकर नई कविता को एक नया स्वर देती हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक, पुराण और इतिहास से चुने गए बिंब नए अर्थ और नए संदर्भ में आते हैं, जो फुटकल कविताओं के अतिरिक्त अंधा युग, कनुप्रिया या आत्मजयी कृतियों में दिखाई देते हैं। प्रगतिवाद ने लोक शब्द को पकड़ा, नई कविता ने भी अनुसरण किया, किंतु अंतर ये था कि प्रगतिवाद ने विशेष क्षेत्रों से विशेष संदर्भ में ही लोक शब्द के लिए, लेकिन नई कविता ने सभी प्रकार के संदर्भों के लिए लोक शब्द चुना। नई कविता की भाषा में एक खुलापन और ताजगी है। इस प्रकार नई कविता की सामान्य प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की ओर एक संकेत मात्र करने का प्रयास हमने किया, किंतु काव्यात्मक स्तर पर हर कवि की अपनी सीमा और उपलब्धि होती है। इसी संदर्भ में अगर हम इस धारा के प्रमुख कवियों के संबंध में चर्चा करें तो अज्ञेय कवि के साथ कथाकार, समीक्षक, चिंतक, विचारक के रूप में दिखाई देते हैं। दिनमान प्रतीक के साथ ही तार सप्तकों के तथा रूपांबरा के संपादन के साथ ही भग्नदूत और चिंता की छायावादी कवियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करने वाले अज्ञेय, प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। इस धारा के सभी कवियों में उनका स्वर सबसे विविधतापूर्ण है। गिरजा कुमार माथुर की कविताओं में प्रयोग और संवेदना का सुंदर सामंजस्य है। कवि ने छंद, भाषा और बिंब विधान सभी में प्रयोग किए। मंजीर और तार सप्तक में उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं और नाश और निर्माण, धूप के धान तथा शिलालेख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियां और यथार्थ है। मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है, जो अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए हैं। जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरा जुड़ाव और जनजीवन में अटूट विश्वास। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस आदि कविताएं इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सहज संवेदना के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश सुंदर काव्य सृष्टि हैं। वहीं फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता और सतही तुकांतवादी कविताओं में असाधारण और स्नेह पथ जैसी उनकी काफी कविताएं हैं। कहानी और नया साहित्य के संपादक मंडल में रहे शमशेर बहादुर सिंह विचारों से मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी हैं और अनुभवों से रूमानी। उनकी अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम का है। उन्होंने प्रयोगवाद की अतिशय व्यक्तिवादिता की प्रतीकात्मक कविता की है। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक रहे। कवि के साथ विशिष्ट कथाकार और समीक्षक भी रहे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष आदि प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। मूलतः गीतात्मक कविताओं में उदासी और सूनेपन का स्वर प्रमुख रहा है। कुछ कविताएं प्रेममूलक भी हैं तो कुछ व्यंग्यात्मक। मूल्यों के प्रश्न और मानवीय संवेदना के स्वर भी हैं। पूरे विवेचन में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नई कविता ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के भारतीय समाज के यथार्थ को सही अर्थों में अनुभव के स्तर पर भोगा और अभिव्यक्त किया है। उसने सत्य का अनुभव ही नहीं किया, बल्कि अपनी बौद्धिक दृष्टि से अनुभवों का मूल्यांकन भी किया। नई कविता को उसकी उपलब्धियों के साथ उसकी रचनात्मक यथार्थता के लिए हमेशा जाना जाएगा। इस विवेचन को हम यहीं रोकते हैं
और अगले व्याख्यान में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि, प्रयोगवाद और नई कविता। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर अंजलि सिंह। उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यक्रम समन्वयक थे तरुण सेन। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।